हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंजन एंड यू वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो वीडियो है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे, बातें नहीं एक्चुअली हम लोग पढ़ाई करेंगे, वो है 3D रिजोल्यूशन। आपने हेडिंग देख रखा होगा 3D रिजोल्यूशन। अच्छा, ये 3D रिजोल्यूशन क्या होता है? अरे रिजोल्यूशन क्या होता है? 3D रिजोल्यूशन तो दूर की बात है, तो रिजोल्यूशन क्या होता है उसे जानने के लिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। इसका हेडिंग है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें रखा है। आप स्लैश मार के फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल करके देखोगे तो रिजोल्यूशन का मीनिंग समझ में आएगा, फिर रिजोल्यूशन का टाइप समझ में आएगा। 2D रिजोल्यूशन और 3D रिजोल्यूशन में 2D रिजोल्यूशन और उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। और 3D रिजोल्यूशन कौन सा भाई साहब? 3D रिजोल्यूशन आज देखना है। ये 3D रिजोल्यूशन क्या होता है, कैसे इसके फॉर्मूला आते हैं, कैसे इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और बेसिक से फॉर्मूले कैसे हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D रिजोल्यूशन। मैंने बोला कि एक आपको दे रखा है एक एक्स एक्सिस, नहीं ये कौन सा एक्सिस है? एक्स, और ये कौन सा एक्सिस है? वाई, है ना। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तीसरा जो मैं जेड बनाऊंगा उसे थोड़ा सा आपको मैं विजुअलाइज करा दूं। एक्चुअली जेड एक्सिस हमारा ऐसा होगा, है ना, लेकिन प्लेन है और प्लेन पे 3D फिगर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई साहब, है ना। तो ऐसे आपको ये समझना है कि 3D एक्स एक्सिस है ना, ऐसे, ठीक। तो ये जो एक्स एक्सिस में बना रहा हूँ एक्चुअली आपको विजुअलाइज कर, सॉरी जेड एक्सिस जो मैं बना रहा हूँ आपको ये विजुअलाइज करना है। ये सारे के सारे परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर? मतलब आउटवर्ड द प्लेन, ऐसा कुछ। अब यही स्पेस में, प्लेन में ना रह के वेक्टर कहीं स्पेस में ऐसे है। ध्यान से देखो, हो सकता है ऐसे, हो सकता है ऐसे, कहीं भी हो सकता है, स्पेस में होगा। लेकिन भाई साहब कहाँ होगा? स्पेस में। चलो मैं एक चीज देखता हूँ, स्पेस में होगा। क्या ध्यान से देखना है। अगर मैं कहूँ स्पेस में, मैंने कहा कि कुछ ये तुम्हारा एंगल बन रहा है, तुम कहोगे कि सर कौन सा वेक्टर, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए, और मैं ये वेक्टर डाला हूँ। ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और ये हमारा जेड एक्सिस है उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो हम लोग क्या मानते हैं, अब मैं से स्पेस वाले वेक्टर को कैसे बना सकता हूँ भाई साहब? आपको थोड़ा बहुत तो, अगर मान लो मुझे प्लेन में स्पेस दिखाना हो तो थोड़ा सा टिपिकल बात तो है ही। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा मेरे साथ समझोगे, दिल की बातें, दिमाग की बातें समझोगे कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्फा। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं गामा। ट्रेडिशनली हम लोग मानते हैं, है ना। और जब इसका हम लोग कंपोनेंट तोड़ते हैं कि देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या हो सकता है, तो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कॉस अल्फा, है ना, ए कॉस अल्फा। सो इस कॉस अल्फा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो कॉस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए, मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए, है ना। तो कॉस अल्फा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, तुमने कहा इस कॉस अल्फा को हम लोग स्पेशली बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम देते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। और इस पुलर बनाते जब हम लोग कॉस अल्फा लिखते हैं, फिर कॉस बीटा लिखेंगे, कॉस गामा लिखेंगे, ठीक ना। तब तो याद रखना, एक बात याद रखना भाई साहब, क्या याद रखना है आपको? कॉस अल्फा कैसे लिखना है? तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सिमिलरली अगर आपको लिखना पड़े ए का वाई कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। सो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है? बीटा। तो क्या लिखोगे? ए कॉस बीटा, क्योंकि आपने पहले लेक्चर में पढ़ रखा है कि जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं है भाई साहब उसके साथ कुछ और। लेकिन मुझे क्या पता कि इसके साथ क्या एंगल है, लेकिन हाँ एक चीज पता है कि एक्स के साथ अल्फा एंगल है, वाई के साथ बीटा एंगल है, और जेड के साथ गामा एंगल। इतना तो पता है भाई साहब। अगर इतना पता है तो हम लोग आगे भी कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे। सो मैंने बोला ई वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा लिखना अच्छी बात है। अगर कॉस बीटा आपको लिखना पड़े तो क्या लिख सकते हो? ए वाई मतलब वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई ए, वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई ए। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई साहब? कॉस बीटा। कॉस बीटा को भी हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। सिमिलरली अगर कॉस गामा भी लिखना पड़े तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली में एजेड इज इक्वल टू, एजेड जो उसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस
गामा होगा भाई साहब। जेड के साथ कितना एंगल बना रहा है, गामा, सो कॉस गामा होगा। तुमने कहा ओके सर, तो इसको भी याद रखना है। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं कि हमारा और कॉस गामा लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ए जेड मतलब जेड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टोटल का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा हो गया भाई साहब। ओहो देखिए भाई साहब, थोड़ा सा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि वीडियो रात में अपलोड हो रही है, मतलब रिकॉर्ड हो रही है, सो थोड़ा सा तो कुत्ता भौंकेगा, पेशेंस रखना है भाई साहब, थोड़ा सा बड़ी आवाजों से। चलो, तो हमने इस 3D रिजोल्यूशन में क्या लिखा, कॉस अल्फा वैल्यू निकाला, कॉस बीटा निकाला और कॉस गामा निकाला। इसको कंबाइनली हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्यों बोलते हैं कि ये वेक्टर जो ए है, ये जो वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस में कितना है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कैसे पता कर लेंगे। तो जो कंपोनेंट है, जैसे आपको दे रखा होगा, एज फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि ऐसे आपको दे रखा है, चलो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, है ना, ऐसा कुछ दे रखा होगा। तो पूछेगा बताओ ये वेक्टर जो है, ए है या जेड है, कुछ भी है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। चाहे यही वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, चाहे यही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो एंगल हम लोग कोसाइन के टर्म में देते हैं, साइन के टर्म में नहीं देते हैं, कॉस के टर्म में देते हैं। कि चलो हमें एंगल बताना पड़े तो कॉस अल्फा लिख देंगे। तो यहाँ से अल्फा कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, अरे इनवर्स टेंशन वाली बात नहीं, इनवर्स कुछ नया नहीं है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लो कुछ लिख रहे हैं 1, तो x का वैल्यू ऐसे लिखा जाता है साइन इनवर्स 1। इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर अगर डिवीजन हो जाता है, एक डिवीजन हो जाता है इनवर्स में होता है, क्या होता है, क्योंकि फंक्शन है न कि सिंपल, क्या भाई साहब फंक्शन है, तो यही हो जाता है साइन इनवर्स। तो ऐसे मान लो हमको अल्फा निकालना पड़े तो कॉस इधर है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये लिखने का तरीका, आपको टेंशन में आने वाली बात नहीं है। सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, कंबाइनली क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या बताता है भाई साहब, डायरेक्शन कोसाइन बताता क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन बताता है कि वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। सो किसी भी स्पेस में खड़े अड़े या पड़े वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए तीनों एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए भाई साहब। किसी एक एक्सिस के साथ कहोगे अच्छा सर एक से पता है तो वाई से पता हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, प्लेन में नहीं है भाई साहब। प्लेन में रहता है ना, जब प्लेन में रहता है तो वेक्टर अगर एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो इसके साथ 60 बनाएगा, अगर 60 बना रहा है इसके साथ 30 बनाएगा, अगर 45 तो इधर 45, 50 तो 40, ऐसा कुछ तभी होता है भाई साहब जब हमारा वेक्टर प्लेन में हो। लेकिन अगर वेक्टर प्लेन में ना हो, वेक्टर कहीं ऐसा हो, तो ये वाला एंगल कुछ और होगा, ये नीचे वाला एंगल कुछ और होगा और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल कुछ और होगा। तब हमें रिजॉल्व करने के लिए 3D रिजोल्यूशन के लिए भाई साहब अल्फा बीटा और गामा, कौन कौन सा भाई साहब, अल्फा बीटा और गामा, मतलब एक्स के साथ भी चाहिए, वाई के साथ भी चाहिए और जेड के साथ भी एंगल चाहिए, तभी हम लोग इसको रिजॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो किसी भी 3D वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ तीनों एंगल चाहिए, तभी हम लोग रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, रिजॉल्व करके क्या लिखेंगे, तो फटाक से तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे मिटाने तो दो, तब तो मैं आगे लिख पाऊंगा। सो तुम लोग समझदार हो, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने में चूकते नहीं हो भाई साहब। चलो ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कि रिजॉल्व करके कैसे लिखा मैंने बोला कि मैंने x कंपोनेंट लिखा, y कंपोनेंट लिखा, z कंपोनेंट लिखा, वैसे तुम्हें लिख सकते हो भाई साहब, किसी भी वेक्टर को तुम आराम से लिख सकते हो। जैसे x y z कंपोनेंट मैंने लिखा है ना, तुम्हें याद है, ये देखो तो z कंपोनेंट कितना है, a cos अल्फा, z कंपोनेंट क्या है, a cos अल्फा नहीं भाई साहब गामा है, a cos गामा। तो वैसे ही हम लोग अगर लिखना चाहें कंपोनेंट फॉर्म में एनी वेक्टर a, हाउ टू राइट इन कंपोनेंट फॉर्म, तो सबसे पहले हम लोग किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, a cos अल्फा, क्या लिखेंगे, a cos अल्फा। ये भाई साहब हमारा x कंपोनेंट हुआ करता था, तो x के डायरेक्शन में क्या, i कैप। फिर उसी तरह a cos बीटा, y कंपोनेंट तो j, अरे y कंपोनेंट है तो क्या j, क्योंकि आपको पता है x डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, कैप, y डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, जे कैप, और z डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, k कैप, है ना। a cos अल्फा i कैप, a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप, है ना। सो आपके पास ध्यान से देखो, इसे
तो कभी भी आपको अगर 3D रिजोल्यूशन करना है किसी भी, तो 3D रिजोल्यूशन के क्या क्या चाहिए भाई साहब? आपको अगर 3D रिजोल्यूशन करना है तो क्या क्या चाहिए? एक तो ए चाहिए और कॉस अल्फा चाहिए, मतलब अल्फा का वैल्यू चाहिए, बीटा का वैल्यू चाहिए, गामा का वैल्यू। इसलिए मैंने तुम्हें बताया कि जब भी 3D रिजोल्यूशन की बात दिमाग में लाओगे तो तुम जरूर खोजोगे कि हमारे पास अल्फा कितना, बीटा कितना, गामा कितना, और ए का मैग्नीट्यूड तो भाई साहब खोजना ही खोजना है। अगर नहीं खोजोगे तो मिलेगा कहां से? तुमने कहा ओके सर अब 3D रिजोल्यूशन, अगर मान लो सर रिजॉल्व फॉर्म में दिखा रहे तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? इफ वेक्टर्स या वेक्टर इज गिवन इन रिजॉल्व फॉर्म, देन मैग्नीट्यूड की बात की जाए। किसकी बात की जाए? मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड ए कैसे देते हैं? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे, अगर रिजॉल्व फॉर्म में लिया है तो ऐसे देते हैं भाई साहब, एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसा हम लोग देते हैं, याद रखना। एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक, टेंशन वाली बात नहीं है। तो अगर रिजॉल्व फॉर्म में लिखा रहे तो मैग्नीट्यूड बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और कॉस अल्फा निकालने के लिए भाई साहब, कॉस बीटा निकालने के लिए, कॉस गामा निकालने के लिए तो बताएंगे। इस तीनों को बोलते हैं भाई साहब, याद रखना, इस तीनों को क्या बोलते हैं हम लोग? उन तीनों को डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है भाई साहब? कॉस अल्फा का वैल्यू ए एक्स बाई ए, कॉस बीटा का वैल्यू ए वाई बाई ए, और कॉस गामा का वैल्यू ए जेड बाई ए, है ना? तो आपको पता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है? को डायरेक्शन कोसाइन है, एंगल पता करना तो ये वाला, मैग्नीट्यूड पता करना तो ये वाला, और तोड़ने के लिए मैग्नीट्यूड और एंगल भाई साहब चाहिए। तो इसमें क्या लोचा है सर? तुमने बोला कि सर ये आपने जो ये मैग्नीट्यूड इक्वल टू लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तुमने कहा कि सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, थोड़ा सा आप इसको प्रूफ करके बताओ। मैंने कहा ले पहले स्क्रीनशॉट तो ले इसका, है ना? तुमने स्क्रीनशॉट लेना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुमने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा वीडियो पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। तुमने कहा कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिखा है सर, आप इसको प्रूफ करके बताओ तभी मैं मानूंगा। मैं कहा ओके, देख जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपने रोज आए कुछ लोग, अच्छा आप लोग जो वीडियो देखते हो तो लाइक वाइक क्या करो, और 100% लाइक चाहिए भाई साहब, और मैक्सिमम शेयर करो, पहली बात। और दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है, दो बातें तो हो चुकी हैं कि भाई साहब वीडियो अगर देखते हो, क्या करते हो भाई साहब? वीडियो देखते हो तो और चाहते हो कि फर्दर एप्रिसिएशन मिले, फर्दर वीडियो मिले, तो भाई सब्सक्राइब करना तो बनता है। क्या करना बनता है भाई साहब? सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना ही करना है, और शेयर भी करते रहे। चलो, तुमने कहा कि मुझे प्रूफ करके बताओ सर। मैंने कहा ठीक है, हम पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, हम पहले फिर वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर हम जेड एक्सिस बनाएंगे, है ना? और जेड एक्सिस ऐसे है, विजुअलाइज करेंगे ऐसे है, देख। तुमने कहा ठीक है, ओके सर। मैंने बोला कि देख, ये वेक्टर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर नहीं है, मुझे पता है कि अभी हम कंपोनेंट तोड़ चुके हैं। ये जो हमारे पास कंपोनेंट आया है ए एक्स आया है, क्या है? ए एक्स। और दूसरा जो कंपोनेंट आया है हमारे पास, इसको अभी कुछ नहीं माना हूँ, दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट आया है ये हमारा ए वाई है। जो दो अलग अलग वेक्टर है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा मान लो वेक्टर आर निकलता है। क्या निकलता है? आर। तो तुम आर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू बाई ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ भाई साहब? ट्रायंगल्स लॉ। तुम क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर इधर आके रूट ओवर, क्योंकि सर 2ab cos थीटा भी तो लिखते हैं। मैंने बोला देख, ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा कि ओके सर, अब मैं ऐसा, अगर मैं बात करूँ अब ठीक है, अगर आर की मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमने कहा ओके सर, मैं लिख सकता हूँ। नाउ अब मैं कह सकता हूँ कि
अब एजेड वेक्टर ऐसे है, चाहे यहाँ पर वेक्टर है चाहे यहाँ पर है, वेक्टर शिफ्टिंग पैरेलल कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं कहूंगा एजेड वेक्टर यहाँ पर है ना। तो एजेड वेक्टर और आर वेक्टर से मिलने से हमारा वेक्टर क्या बनेगा, ए। तो हम लोग कह सकते हैं नाउ बाई ट्रायंगल्स लॉ फॉर वेक्टर आर एंड एजेड वेक्टर। भाई साहब मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये वेक्टर आर हो गया हमारा, और एजेड वेक्टर ऐसे जेड एक्सिस में ऐसे है भाई साहब, एक जेड एक्सिस एजेड है ना, सो जेड एक्सिस वाले वेक्टर को हम ऐसे 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 यहां तक शिफ्ट कर सकते हैं, कोई समस्या कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एजेड वाले ऐसे कर सकते हैं। अब ऐसे शिफ्ट कर दिए वेक्टर ए ऐसे, तो फिर से ट्रायंगल फ्लो से ये निकलेगा और यही तो हमारा ए निकलेगा, क्या निकलेगा ए। सो हम लोग कह सकते हैं नाउ एजेड और ए को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकलेगा ए। तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर प्लस 2 एजेड और cos 90 डिग्री। तुमने कहा कैसे, तो मैं कैसे मानूं, मैंने देख बेटा ये वेक्टर है प्लेन में है कहीं भी रहेगा, और एक 90 डिग्री, तो कहीं भी रखे हो इसको, इन दोनों को कहीं भी रखे, ये ऐसे करके ऐसे करके कहीं भी रखो, एंगल कितना है भाई साहब 90 डिग्री। एंगल कितना है 90 डिग्री। सो एंगल कितना है 90 डिग्री। सो हम लोग नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं, ये वाला cos 90 डिग्री वाला टर्म गायब, जीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए का जो मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर, ओहो स्क्वायर नहीं होगा इधर, ए होगा। अगर ए का जो ए है हम लोग लिख सकते हैं रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एजेड स्क्वायर। नाउ आर स्क्वायर व्हाट इज आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 हम लोग मान चुके हैं। आर स्क्वायर व्हाट इज आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये किसके बराबर है, एक्स प्लस ए वाई लिखा है आर स्क्वायर, और ऑलरेडी हमारे पास एजेड स्क्वायर है ही, एजेड स्क्वायर है ही। जब हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे ना तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बोला कि आपने प्रूव कर रखा है कि अच्छा सर ए एक्स ए वाई एजेड दे रखा हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर, ठीक। और प्रूफ मैंने कैसे करा कि सबसे पहले एक्स और ए वाई को जोड़ो तो दो प्लेन, ये दोनों वेक्टर को मिलने से प्लेन बनेगा, तो रिजल्टेंट इसी प्लेन में होगा, ऐसे होगा। अगर रिजल्टेंट इसी प्लेन में आर है और जेड ऐसे है 90 डिग्री, जेड यहाँ पर है एक्चुअली, तो इन दोनों को ऐसे कर सकते हैं तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ये तो ए जेड हो जाएगा, ये तो ए हो जाएगा ना, तो ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन होगा भाई साहब, और हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करके रिजल्टेंट निकालेंगे। तो एक बार रिजल्टेंट आर लिखेंगे, एक बार मैग्नीट्यूड फाइनल मैग्नीट्यूड ए लिखेंगे, तो ए के वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर का रूट ओवर आएगा, और उसी को कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको डिस्कस कर दूं, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब आइडिया आएगा कि हाँ भाई अभी थोड़ा बहुत रिजोल्यूशन समझ में आया भाई, अदरवाइज समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, सो फटाक से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना ना भूले और आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट लेके अचार नहीं डालना है, स्क्रीनशॉट लेके अचार नहीं डालना है, तो क्या करना है, अचार नहीं डालना है तो जैम बना दो, नहीं कहोगे, नहीं भाई साहब वेक्टर का एक नोट्स बनाओ, रिवीजन करते काम आएगा, है ना। तुमने कहा कि सर अभी आपने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाया है, सर अभी आपने क्या पढ़ाया, डायरेक्शन कोसाइन। इसमें कॉस अल्फा का वैल्यू, कॉस बीटा का वैल्यू, कॉस गामा का वैल्यू लिखा है आपने, यहाँ पे शाइनिंग नहीं कर रहा होगा। कॉस अल्फा का मैं वैल्यू लिखूं तो एक्स बाई ए लिखा है, फिर कॉस बीटा का मैं वैल्यू लिखूं उसी तरह तो मैंने लिखा है कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए लिखा है, और कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ये लिखा है। तो अगर मैं कहूं कॉस स्क्वायर अल्फा, मैं क्या कहूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, मैं कहूं सबका स्क्वायर, तो पहले वाला का स्क्वायर का वैल्यू लिखो, तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या लिखोगे ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह क्या लिखोगे ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अरे लिखोगे, लिखना ही है। देखो तीनों का एलसीएम क्या आ गया भाई साहब, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम भाई साहब क्या है ए स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। याद है भाई साहब, अब ये भी तो हमने लिखा है ए स्क्वायर, ए मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इसका अगर रूट ओवर काट दें और इधर स्क्वायर कर दे तो कोई समस्या है तुम्हें, तो अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो ये स्क्वायर लिखने में कोई समस्या है तुम्हें, तुमने कहा ना बाबा ना, मेरे को कोई समस्या नहीं। तो मैंने कहा कॉस स्क्वायर अल्फा लिख,
कॉस स्क्वायर बीटा लिख प्लस कॉस स्क्वायर गामा लिख इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो क्या हो जाएगा 1। तो याद रखना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है 1, है ना। ठीक, कभी कभी इसका उल्टा सीधा कुछ करके पूछ देता है, कुछ कैसे करते हैं, सारे कॉस को बदल देगा साइन में, सारे कॉस को क्या बदल देगा साइन में। तो हम लोग थोड़ा उल्टा अच्छा खा लेते हैं, फिर हम लोग लिख देते हैं 1, लेकिन नहीं, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा को बदलो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में, फिर कॉस स्क्वायर बीटा को बदलो, ये स्टार पॉइंट याद रखना है, साइन स्क्वायर बीटा को बदलो कॉस स्क्वायर बीटा को, तो क्या लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस इसको इस भी कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है ना। पूरे माइनस वाले को उस साइड ले जाओ और 1 1 1 3 और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 3 माइनस 1 इज इक्वल टू भाई साहब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। सो कभी कभी डायरेक्ट इन्हें पूछ के ये पूछ देता है कि साइन स्क्वायर अल्फा भाई साहब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 होता है। और हम लोग अच्छा खा जाते हैं, अरे यार मास्टर दोस्तों कॉस स्क्वायर पढ़ा था, बेसिक हम लोग नहीं समझते, बेसिक समझे तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। वीडियो पॉज करके क्या करके भाई साहब वीडियो पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और राउंड ऑफ क्वेश्चंस करने को तैयार हो जाओ। फटाफट 10 मिनट के अंदर 10-15 मिनट के अंदर भाई साहब 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे, फटाफट सब कुछ समझ में आएगा, 3D रिजोल्यूशन भी समझ में आएगा और 2D रिजोल्यूशन पर भी क्वेश्चन करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। इफ कॉन्सेप्ट क्लियर रिजल्ट विल बी क्लियर। चूंकि ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आपको 11th में भी काम देगा, 12th में भी काम देगा, 13 में भी काम देगा, 14 में भी काम देगा, 15 में भी काम देगा। भाई जब ग्रेजुएशन पढ़ने जाओगे ना, ग्रेजुएशन की बुक्स जब खरीदोगे, इवन इंजीनियरिंग की बुक्स खरीदोगे, इवन पीजी की बुक्स खरीदोगे, तो फर्स्ट पेज में 2-4 मैथमेटिकल चीज दिया रहता है। पहला वेक्टर, उसके बाद तुम्हें जो दिया रहता है वो है डिफरेंशिएशन, कर्ल, डाइवर्जेंट, डबल डिफरेंशिएशन, ये सारा चीज दिया रहता है। जैसे ग्रेजुएशन में तो डिफरेंशिएशन ही थोड़ी पढ़ना होगा, इंटीग्रेशन ही थोड़ी पढ़ना होगा, उसका टॉप लेवल भी तो पढ़ना होगा। तो वो सब बेसिक मैथमेटिक्स, साथ ही साथ वेक्टर नहीं बदलता भाई साहब, वेक्टर में कोई टॉप लेवल और बॉटम लेवल नहीं होता है, वेक्टर हमेशा वेक्टर ही है, थोड़ा सा चेंजिंग होता है उसमें और खतरनाक सा क्वांटिटी आ जाता है टेंसर। सो आपके लिए नहीं है, ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के लिए, पीजी में स्पेशली टेंसर क्वांटिटी पढ़ाया जाता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं बताता हूँ आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का दौर। अरे भाई सब हाथ से डस्टर गिर रहा है भाई साहब। एक चीज याद रखना, जब आप देख रहे वीडियो ना तो फ्रेंड सर्कल में तो फैलाओ ही फैलाओ, और क्या कर सकते हो, लाइक करना ही करना है और कमेंट करो, थोड़ा सा मजा आएगा, अच्छा पॉजिटिव कमेंट देखने को मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलता है, लगता है अच्छा बच्चा अप्रिशिएट कर रहा है कि हाँ सर करो, दिस इज द बेस्ट फॉर यू एंड दिस इज द बेस्ट फॉर एक्चुअली मी टू अप्रिशिएट in a such a manner, to get appreciation in a such a manner that I will always require, I always eager to read or see such a comment which energize me, हमें एनर्जी प्रदान करे। तो एनर्जी प्रदान करे तो अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, और क्या, और नहीं भी एनर्जी दोगे तो ऐसा नहीं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा काम है मैं करूंगा, तुम्हारा काम थोड़ा सा कर देना है। तुमने कहा ठीक है सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओ, चलाओ। मैंने बोला कि देखो क्वेश्चन जब भी आता है 2-3 तरह का क्वेश्चन आता है। एक रिजॉल्व करने वाला बहुत कम क्वेश्चन आता है, रिजॉल्व करने वाला बहुत कम क्वेश्चन आता है, ना के बराबर आता है रिजॉल्व करने वाला। आपको जब भी देगा तो रिजॉल्व फॉर्म में देगा, कौन से फॉर्म में देगा, रिजॉल्व फॉर्म में देगा, और पूछ लेगा 3-5 3-5 3-5। क्या पूछेगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। 10i कैप प्लस 20j कैप माइनस 30k कैप वेक्टर A is given by, then find the direction cosines and डायरेक्शन कोसाइंस तो निकलना है भाई साहब, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। जिन्हें लगता है खुद कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन करें, और वीडियो ओपन करना, देखना इसका सॉल्यूशन क्या है। पहले वीडियो पॉज करके
आप सॉल्व करने का कोशिश करोगे। इन्हें लगता है वो कर लेंगे, वो उनकी बात कर रही है, मैं उनकी बात हो रही है। चलो ऐसा रिजॉल्व फॉर्म में दिया है, 3D रिजोल्यूशन है। कैसे? तो इसमें x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है, z कंपोनेंट भी है। जब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट रहे भाई साहब तो समझ जाओ वो 3D रिजोल्यूशन है। तुमने कहा सर cos अल्फा लिखना पड़े, तो cos अल्फा लिखने के पहले सबसे पहले तो आप मैग्नीट्यूड निकालोगे। मैग्नीट्यूड वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालने का फंडा अभी भी बताया, x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 30 का स्क्वायर 900, कुल मिला के है ना 30 का स्क्वायर 900 होगा ना, तो कुल मिला के रूट ओवर 1400, कुल मिला के 10 रूट 14, क्या भाई साहब 10 रूट 14 मैग्नीट्यूड आ गया। अब कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं हमारे लिए। एक दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ, और पहले क्वेश्चन का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो कॉस अल्फा भी लिखना पड़ेगा। कॉस अल्फा लिखने का क्या तरीका होता है? एक्स कंपोनेंट याद है आपको, भले ही याद ना हो, एक्स बाई ए लिखते थे, तो एक्स कंपोनेंट कैसे पहचान देंगे? जो आई कैप के साथ होगा, आई कैप के साथ है 10, तो 10 बाई 10 रूट 14, सो कह सकते हो कॉस अल्फा का वैल्यू 1 बाई रूट 14 आया। सिमिलरली कॉस बीटा लिखना पड़े भाई साहब, तो एकदम बिंदास लिखोगे। कॉस बीटा लिखने की कॉस बीटा लिखने में कोई परेशानी होगी क्या आपको? एकदम नहीं होगी। मैंने बोला कोई परेशानी नहीं होगी कॉस बीटा लिखने में, क्यों नहीं परेशानी होगी भाई साहब? तो आपने लिखा ए वाई मतलब 20 बाई 10 रूट 14, सो कटाओ पिटाओ तो 2 बाई रूट 14, अरे आएगा, अरे दिख रहा होगा कैमरा में, अच्छी बात है। फिर कॉस गामा में लिख सकता हूँ, यही तो तीनों डायरेक्शन कोसाइन होता है, सो माइनस 30 अपॉन 10 रूट 14, कुल मिला के आप लिख सकते हो माइनस 3 बाई रूट 14, है कि नहीं? है कि? सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों चीज लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो पहला टाइप का क्वेश्चन है कि जब कभी भी आपको रिजॉल्व फॉर्म में दिया रहे, सो आपसे क्या पूछ सकता है भाई साहब? आपसे पूछ सकता है कॉस अल्फा का वैल्यू, आपसे पूछ सकता है कॉस बीटा का वैल्यू, आपसे पूछ सकता है कॉस गामा का वैल्यू, आराम से आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा का वैल्यू निकाल सकते हो। उसे निकालने के लिए मैग्नीट्यूड पूछेगा, और लगे हाथ अगर मैग्नीट्यूड पूछ दिया तो कोई टेंशन वाली बात क्या। जिन लोगों ने क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बनाए उसका आंसर मैच कर लो भाई साहब, और हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना? तुमने कहा हाँ हाँ, नन्ना मेरी जान तू तो जाना, कोई प्यार का लुटेरा लुटना तेरी जान। भाई हो सकता है गाने किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, बुरा लगे तो काम बंद कर देना, अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कर देना। चल ठीक है। अब मैंने बोला कि इस अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं कर पूछेगा 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस के कैप प्लस जेड के एक्स के कैप मान लो, या फिर मान लो सी दे रखा है सी के कैप। इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अगर वेक्टर ए क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो सी का मैग्नीट्यूड, सी का वैल्यू क्या होगा? तो तुम्हें सिंपल सा फंडा पता होना चाहिए, अगर वेक्टर ए यूनिट वेक्टर है देन मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1, मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1, और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू भाई साहब 1। इसका रूट ओवर इधर का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर कटाओ बेटाओ भाई, तो 0.9 लोग का देता है, 0. क्या होगा 0.9, बच्चा समझदार है। इसका 0.16 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों को फटाक से कैलकुलेट करो, दोनों से फटाक से कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0. आई थिंक इतना ही आएगा, है ना? तो हम लोग कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म में सी इज इक्वल टू 0.75 का रूट ओवर, दैट्स ऑल। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और इस तरह का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, रिजॉल्व द वेक्टर इन 3D रिजोल्यूशन, है ना, इतना खतरनाक। तो 3D रिजोल्यूशन किसका दिमाग इतना पड़ा भाई साहब तुमसे? तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ी कोई चेक करता है एग्जामिनर, तुम्हारा माइंड चेक करता है, तुम्हारा IQ चेक करता है, तुम्हारे एबिलिटी को, तुम्हारे एप्टीट्यूड को चेक करता है। तो ट्रिकी क्वेश्चन देगा, कुछ सोचने वाला क्वेश्चन देगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि हाँ बेटा बैठ के x² + b² + 2ab + को ऐसा करते रहो, ऐसा क्वेश्चन तो देगा नहीं। हाँ देगा कैसा क्वेश्चन, जो तुम्हारे माइंड को चेक करे कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। चलो 3D रिजोल्यूशन में हमने क्वेश्चन करा, इसी तरह का क्वेश्चन आता है बेसिकली, बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम लोग थोड़ा सा 2D रिजोल्यूशन पे भी, क्योंकि पिछले वीडियो मैंने प्रॉमिस करा था कि जब वीडियो खत्म करूंगा पूरा रिजोल्यूशन तो 2D पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। चलो 2D रिजोल्यूशन पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले तो आसान। 2D रिजोल्यूशन का क्वेश्चन कैसा आता है, रिजोल्व करने वाला अलग अलग तरीके से आएगा। रिजोल्व करो, ऐसे रिजोल्व करो, वैसे रिजोल्व करो। तो कैसे कैसे रिजोल्व करना है हम लोग 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, है ना। 4-5 एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। तो रिजोल्यूशन करते समय हमेशा याद रखना 2D रिजोल्यूशन पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2D रिजोल्यूशन। और भाई साहब 2D रिजोल्यूशन जाके प्रीवियस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 होगा आई थिंक, वेक्टर का रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करके टॉपिक है, स्लैश में फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल जरूर डालोगे तभी आएगा वीडियो, नहीं तो मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं इनके वीडियो बहुत बहुत अच्छा भी आता है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और अच्छा आता है तो मेरे से ऊपर आएगा। तो भाई साहब मेरे को लाइक करना है, मेरे को अगर देखना है, मेरा ही वीडियो देखना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। तुमने कहा ओके सर मैं कर सकता हूँ, ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, आप वाले क्वेश्चन बता दो। तो मैंने कहा क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2D रिजोल्यूशन। कौन सा रिजोल्यूशन भाई साहब, 2D। अभी हम लोग कौन सा रिजोल्यूशन पढ़े थे, 3D या स्पेशियल, क्योंकि ये स्पेस में रहता है इसलिए इसको स्पेशियल या 3D रिजोल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। तो 3D रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन, फटाफट भाई साहब देखते हैं क्या होता है। तुमने कहा ओहो सर चलो पढ़ाओ, मैंने कहा कि 5 क्वेश्चन मैं दूंगा, ध्यान से देखना है। इसको रिजॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर ए है, ए का मैग्नीट्यूड है 20, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10, इसका वैल्यू मान लो 30 डिग्री। आपको तब रिजॉल्व करके बनाना है ना। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि सपोज करो कि कंपोनेंट ये है हमारा 60 डिग्री और ये हमारा तुम्हारा आई कैप, ये आई कैप देखकर मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड ए है, मैग्नीट्यूड ए है तुम्हारा 20, सब 20 10 20 ले रहा हूँ, कटपिट होने वाला ऐसा। तो तुम्हें ये तीनों को अभी रिजॉल्व करते बताना। अभी 3 करते हैं तो चूंकि स्पेस की कमी, फिर 3 और करेंगे, जितना करना होगा उतना करेंगे भाई। चलो मैंने बोला कि अगर आपको रिजॉल्व करना है तो एक चीज याद रखना है, जब भी 2D रिजोल्यूशन जिसके साथ एंगल उसके साथ कौन, 2D कौन सा रिजोल्यूशन भाई साहब, 2D रिजोल्यूशन, 3D की बात नहीं की जा रही, आपको 2D की बात की जा रही है। तो जब भी 2D रिजोल्यूशन की बात करोगे, कौन सी रिजोल्यूशन भाई साहब, 2D, जब भी 2D रिजोल्यूशन की बात करोगे इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें क्या करना है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस और जिसके साथ नहीं उसके साथ साइन। अब ये नहीं याद रखना ये एक्स एक्सिस के साथ वाई, ना बेटा एकदम ना। आपको क्या याद रखना है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, whatever the axis, x, y, z, whatever the axis, we don't need to clarify the axis. We always remember the angle between vector and axis. तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। अभी देख किसके साथ एंगल है, y के साथ। किसके साथ एंगल है, y के साथ। ये क्या है, x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 20 cos 60 डिग्री ऊपर की तरफ, और इधर क्या आएगा। तुम कहोगे सर इधर क्यों ले रहे हैं, आप इधर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ध्यान से देखो मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने क्या पढ़ाया था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो मैंने पढ़ाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसमें पढ़ाया था कि ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। छोड़ो, ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, उसको छोड़ दो एक्सिस को। तो इसका रिजल्टेंट हमेशा इसका डायगोनल होता है। डायगोनल कब हो सकता है भाई साहब, दोनों के बीच का ही होगा ना। हाँ, दोनों के बीच वाला डायगोनल ही होता है। तो बताओ अगर मान लो कहीं ऐसा आर वेक्टर दिखता है तो जब इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो यही ना तोड़ेंगे, तो इन दोनों से मिलकर डायगोनल बनेगा। इसीलिए भाई साहब, इसीलिए ये क्या है आपका, आप ये वाला रिजोल्यूशन इधर करोगे, 20
और जिसके साथ एंगल नहीं है साइन 60 डिग्री। अब इस वेक्टर को लिखते समय थोड़ा सा डायरेक्शन का लोचा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो आई कैप, अगर नेगेटिव में आ जाए तो माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस तो जे कैप, अगर नेगेटिव में आ जाए तो माइनस जे कैप। तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 20 और cos 60 डिग्री के वैल्यू आपको पता ही होगा। cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो 10। ये जे कैप है कि कुछ और, जे कैप भाई साहब ऊपर की तरफ है जे कैप, इसके साथ साइन 60 तो क्या लिखेंगे 20, हमारा मैग्नीट्यूड 2 लिखा गया गलती से 20 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और ये आई कैप। अब थोड़ा सा अरेंज कर दो वेक्टर ए को, आई कैप को पहले ला दो तो 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10√3 आई कैप प्लस 10 जे कैप। ये हो गया वेक्टर ए। ये क्या हो गया वेक्टर ए, है ना। तुमने देखा वेक्टर ए, बहुत अच्छे से देखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस रिजोल्यूशन में मेरी मिस्टेक क्या है उसको रिजॉल्व करना है। मेरी मिस्टेक ये है जैसे हमने कर दिया कि हाँ आई कैप जे कैप, लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो पॉजिटिव जे एक्सिस जो हमारा वाई एक्सिस है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन ये एक्स एक्सिस जो है हमारा पॉजिटिव इधर है और इस साइड क्या है नेगेटिव है। सो हमने जो जे आई लगाया है वो आई हमारा नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में, कोर्स नेगेटिव में होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है। मैंने ये वाला क्वेश्चन स्पेशली इसलिए दिया है, ये वाला क्वेश्चन भी स्पेशली इसलिए दिया और ये वाला क्वेश्चन भी स्पेशली इसलिए दिया है कि ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा और कैसे हम लोग एक्स और वाई और जेड को पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे। ध्यान से देखो, इस तोड़ने इससे जब तोड़े तो इसके साथ साइन आया ना, वो नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस में जा रहा है तो ये माइनस आई कैप लोगे। यही अगर इस साइड जाता तो प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं प्लस। तोड़े तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में जा रहा है तो क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ये नीचे की तरफ जाता तो नेगेटिव लेते भाई साहब। तो क्या लिखेंगे बोलो, तो हमारा क्या मिस्टेक है माइनर, यहाँ नेगेटिव होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए नेगेटिव। सो इस मिस्टेक को क्या इस वाले क्वेश्चन में हमें करना है, नहीं करना है। से क्या करेंगे 10 को इधर क्या करेंगे जिसके साथ एंगल, किसके साथ एंगल भाई साहब वाई एक्सिस। कोई टेंशन वाली ये बात नहीं कि एंगल एक्स एक्सिस से निकालो, नहीं, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो इसके साथ एंगल जिसके साथ कॉस, तो 10 cos 30 डिग्री नीचे और इधर होगा। क्यों, अरे यही दोनों के बीच ना ये आर है, तो तोड़ेंगे इस तरह के कि जो हमारा कंपोनेंट है उसी के बीच में रिजल्टेंट है ना, कि कहीं और तोड़ देंगे। तो 10 cos 30 डिग्री और इधर लिखेंगे 10 sin 30 डिग्री। आप ध्यान से देखो, ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो दोनों नेगेटिव में होगा। वैल्यू अगर हम लोग अगर मान लो वेक्टर बी रहता और हमारा वेक्टर सी रहता, एक मत मानो वेक्टर सी रहता, तो हम लोग वेक्टर बी कैसे लिखते भाई साहब, एक्स में नेगेटिव है और 10 sin 30 डिग्री तो माइनस आई कैप माइनस 10 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और आई कैप। अरे sin 30 डिग्री 1/2 आई कैप होता है। इसमें भी माइनस होगा 10 cos 30 डिग्री की वैल्यू होता है √3/2 और इसमें भी क्या होगा जे कैप। सो कुल मिला के क्या होगा -5 आई कैप -5 √3 जे कैप। ये तुम्हारा वेक्टर बी रिजॉल्व हो गया। रिजोल्यूशन में किस बात का ध्यान रखना है भाई साहब, डायरेक्शन का, कि कैसे किस कंपोनेंट में, इधर देखो माइनस आई कैप, इधर देखो माइनस आई कैप। इसी में अगर तुम्हें एक तुम्हारे लिए खुद का है, बनाओ और कमेंट करना, कमेंट जरूर करना, बनाना जरूर। कमेंट करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब, बट बनाना जरूर भाई साहब, बनाना जरूर। तो इसको कंपोनेंट तो इसको तोड़ोगे तो इसके साथ कॉस, तो हम लोग लिख सकते हैं 20 cos 60 डिग्री आई कैप पॉजिटिव में और इधर माइनस हो जाएगा तो 20 sin 60 डिग्री माइनस जे कैप, है ना, माइनस। तो ये नीचे माइनस और इधर प्लस। तो इस बात का ख्याल रखेंगे, ऐसा ऐसा। और ये तुम्हारे लिए भाई साहब, ये तुम्हारे लिए है, सब कुछ लिख दिया और क्या, प्लस भी बता दिया, माइनस है ना, आसान, टफ नहीं है बनाना। तो आपने रिजोल्यूशन सीखा। अभी एक आध क्वेश्चन और करा देता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल, चलो ठीक है, टिपिकल नहीं भाई साहब, टिपिकल नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा ना वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट करेगा। अच्छा ये होता है, अच्छा वो होता है, ऐसे रिजॉल्व करते हैं। तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना ना भूले, और जिन्हें लग रहा है भाई साहब कि नहीं मैं कर सकता था, सो अगले क्वेश्चन में, अगले ही क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा, अगले क्वेश्चन में आप वीडियो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करके क्वेश्चन बना लेना, फिर सॉल्यूशन देखना और तब मैच करने अपना सॉल्यूशन से, और राइट और रॉन्ग पता चल जाएगा भाई साहब, है ना। सो कुछ चीजों का ख्याल रखना है, और वो चीजें क्या है,
कि दिल है कि मानता नहीं। मान लो वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस सदा के भांति। ये वेक्टर मान लो बी है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है, इसका मैग्नीट्यूड 20 है। ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है ना, इसका मैग्नीट्यूड 30, इसका मैग्नीट्यूड 40। वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। तो 4 वेक्टर आपके पास पता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, और फटाक से रिजॉल्व करके बताओ। तो देखो आप रिजॉल्व करके, सो एक चीज, एक ट्रिक बताता हूं, उसका ख्याल रखना। ये 90 डिग्री, जब कभी भी किसी एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा हो तो आपको किसी भी रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, बस आप डायरेक्शन लिखोगे। बताओ कौन से, पॉजिटिव वाई में है कि कुछ और? पॉजिटिव वाई में है तो लिखोगे वेक्टर ए को आप आराम से डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड लिखना और डायरेक्शन 10, और किधर है? परपेंडिकुलर रहे तब भाई साहब। वन कंडीशन इज दैट कि ऑलवेज इट शुड बी परपेंडिकुलर टू any other axis, whatever the axis, positive, negative, doesn't matter, but vector should be perpendicular to any axis, either x, y or z. ओके, सो 10 कौन से डायरेक्शन में? y एक्सिस में, तो 10 j क्या। उधर b वाले को कैसे करेंगे हम लोग? b वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो मैग्नीट्यूड 20, कौन सा एक्सिस? हाई क्या। c वेक्टर को कैसे करेंगे? वेक्टर c को कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इधर नेगेटिव में, नेगेटिव j तो -30 j क्या। और डी वेक्टर को कैसे करेंगे भाई साहब? देखो किधर है? राइट वर्ड पॉजिटिव में, तो 40 और हमारा पॉजिटिव। डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन देखो नेगेटिव वाई एक्सिस, डायरेक्शन देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, डायरेक्शन देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस। दैट्स ऑल, रिजॉल्व करना। इसमें cos थीटा sin थीटा लगाओगे तो मूर्खता वाली बात हो जाएगी। ऐसे लगा भी सकते हो, ऐसे लगा भी सकते हो, लेकिन लगाओगे तो मूर्खता वाली बात इसलिए हो जाएगी क्योंकि cos 90 डिग्री, sin 90 डिग्री, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वीडियो अच्छा लगे सो मैक्सिमम शेयर करो। सब्सक्राइब बटन नीचे दे रखा होगा, हर वीडियो में रहता है, मेरी में स्पेशली नहीं, हर वीडियो में रहता है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और जरूर सब्सक्राइब करें, और शेयर तो शेयर और लाइक तो करना ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच। वीडियो को अप्रिशिएट करो ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आए।